नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत जरूरी चीज के बारे में, आपकी सेहत के लिए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस यानी ADRs। आप इन्हें साइड इफेक्ट्स के तौर पे हर समय देखते हैं, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? ये तब होता है जब कोई दवाई आपके शरीर में कोई अनचाहा या नुकसानदेह रिएक्शन पैदा करती है। ज्यादातर दवाइयां वही करती हैं जो उन्हें करना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमारा शरीर अनएक्सपेक्टेड तरीके से रिएक्ट करता है। इसलिए ADRs के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कैसे पहचानें और अगर आपको ये होते हैं तो क्या करें? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे आम टाइप के ADR से, टाइप A रिएक्शंस। ये रिएक्शंस क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। इन्हें ऑगमेंटेड रिएक्शंस भी कहते हैं और ये असल में दवाई के असर का ज्यादा हो जाना है। ये तब होता है जब दवाई का असर जरूरत से ज्यादा बियाज जाता है। सोचो जैसे आप गाने का वॉल्यूम बढ़ा रहे हो और अचानक स्पीकर फट जाए। ऐसा ही इन रिएक्शंस के साथ होता है। दवाई का असर बहुत ज्यादा बियाज जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि टाइप A रिएक्शंस किस वजह से होते हैं। ये आमतौर पर पता चल जाते हैं और अक्सर दवाई के गुणों से जुड़े होते हैं। ये अक्सर डोज पर निर्भर करता है। डोज जितना ज्यादा, उतना ही ज्यादा इन ज्यादा असर का खतरा। ज्यादा अच्छी चीज भी बुरी हो सकती है ना? यही बात दवाइयों पर भी लागू होती है। जैसे इंसुलिन डायबिटीज वालों के लिए जिंदगी बचाने वाली चीज है, पर ज्यादा इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है। ये खतरनाक हो सकता है और ध्यान से देखने की जरूरत होती है। दूसरा उदाहरण है वारफेरिन, एक ब्लड थिनर। ये कुछ बीमारियों वाले मरीजों में ब्लड क्लॉट रोकने के लिए जरूरी है। ये ब्लड क्लॉट रोकने के लिए जरूरी है, पर ज्यादा होने पर ब्लीडिंग का खतरा भी आ सकता है। इसलिए इसके असर देखने के लिए रेगुलर ब्लड टेस्ट जरूरी है। एंटीहिस्टामाइन जैसी आम चीज भी जो हम एलर्जी के लिए लेते हैं, ज्यादा डोज पर नींद ला सकती है। ये आपके रोज के काम करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। अच्छी बात यह है कि टाइप A रिएक्शंस के बारे में पहले से पता चल सकता है। इससे डॉक्टर्स बचाव के उपाय कर सकते हैं। हम जानते हैं कि अगर आप किसी दवाई का ज्यादा सेवन करते हैं तो आपको ये ज्यादा असर होने की संभावना ज्यादा होती है। इसीलिए डोज एडजस्टमेंट अक्सर इन रिएक्शंस को मैनेज करने में कारगर होते हैं। और क्योंकि ये अक्सर डोज पर निर्भर करते हैं, हम आमतौर पर डोज एडजस्ट करके या दूसरी दवाई देकर इन्हें मैनेज कर सकते हैं। इलाज में ये फ्लेक्सिबिलिटी साइड इफेक्ट्स कम करने में मदद करती है। अपने डॉक्टर को हमेशा उन सभी दवाइयों के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं, जिनमें ओवर द काउंटर दवाएं और सप्लीमेंट्स भी शामिल हैं। ये जानकारी सुरक्षित और प्रभावी इलाज के लिए जरूरी है। इससे उन्हें आपके लिए सही डोज तय करने और टाइप A रिएक्शंस के खतरे को कम करने में मदद मिलेगी। अपने डॉक्टर के साथ बातचीत करना जरूरी है। टाइप A रिएक्शंस कैसे काम करते हैं, ये समझकर आप अपनी हेल्थ केयर में एक्टिव भूमिका निभा सकते हैं और अपनी दवाएं लेते समय सुरक्षित रह सकते हैं। जानकारी आपको सही फैसले लेने के लिए सशक्त बनाती है। अब चलते हैं टाइप B रिएक्शंस की तरफ, जो थोड़े ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। इनको बिजार रिएक्शंस भी कहते हैं क्योंकि ये अचानक से होते हैं और टाइप A रिएक्शंस जैसे डोज रिस्पांस रिलेशनशिप को फॉलो नहीं करते। सोचो आप पीनट बटर सैंडविच खा रहे हो और अचानक आपका गला बंद होने लगता है। आपको पहले कभी पीनट एलर्जी नहीं हुई, लेकिन किसी कारण से आपके शरीर में बहुत ज्यादा रिएक्शन हो रहा है। ये रिएक्शंस अक्सर इम्यून मीडिएटेड होते हैं, मतलब आपका इम्यून सिस्टम दवाई को गलती से हानिकारक समझकर उस पर ज्यादा रिएक्ट करता है। पेनिसिलिन एलर्जी इसका एक अच्छा उदाहरण है। कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी डोज भी जानलेवा एनाफिलेक्टिक रिएक्शन ट्रिगर कर सकती है। दूसरे उदाहरणों में स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम और अप्लास्टिक एनीमिया शामिल हैं। टाइप B रिएक्शंस की मुश्किल बात यह है कि ये अक्सर अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और डोज से संबंधित नहीं होते। अगर आपको कोई नई दवाई शुरू करने के बाद कुछ भी असामान्य लगता है, भले ही वो छोटी सी बात ही क्यों ना हो,
तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। टाइप बी रिएक्शंस को मैनेज करने के लिए शुरुआती पहचान और इलाज बहुत जरूरी है। चलिए अब टाइप सी रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। ये वो रिएक्शंस हैं जो लंबे समय तक कुछ दवाइयां लेने से होती है। इन रिएक्शंस को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर डाल सकती है। इन रिएक्शंस को क्रॉनिक रिएक्शंस भी कहते हैं और ये आमतौर पर धीरे धीरे समय के साथ कई महीनों या सालों तक लगातार दवा लेने के बाद होती है। ये तुरंत नहीं होती, लेकिन उतनी ही गंभीर हो सकती है। इसे अपनी गाड़ी के टूट फूट की तरह समझो। जैसे एक गाड़ी को अच्छे से चलने के लिए रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होती है, वैसे ही आपके शरीर को भी लंबे समय तक दवा लेने पर देखभाल की जरूरत होती है। अगर आप अपनी गाड़ी को बिना मेंटेनेंस के सालों तक रोज चलाते रहेंगे, तो उसके पार्ट्स खराब होने लगेंगे। ये उदाहरण हमें समझने में मदद करता है कि लंबे समय तक दवा लेने का धीरे धीरे क्या असर होता है। इसी तरह कुछ दवाइयों को लंबे समय तक लेने से आपके शरीर पर धीरे धीरे असर होता है, जिससे टाइप सी रिएक्शंस होती है। शुरुआत में ये असर हल्के हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ बढ़ सकते हैं। एक उदाहरण है एड्रीनल सप्रेशन, जो प्रेडनिसोन जैसी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को लंबे समय तक लेने से हो सकता है। इससे आपके शरीर की तनाव से निपटने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। दूसरा उदाहरण है टार्डिव डिस्किनेसिया, एक मूवमेंट डिसऑर्डर जो कुछ एंटीसाइकोटिक दवाओं के लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद हो सकता है। यह मरीज के जीवन की गुणवत्ता पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। यहां मुख्य बात यह है कि टाइप सी रिएक्शंस इस बात पर जोर देती हैं कि लंबे समय तक दवा लेते समय नियमित चेकअप और निगरानी कितनी जरूरी है। रेगुलर मेडिकल चेकअप से इन समस्याओं को जल्दी पकड़ा जा सकता है। आपका डॉक्टर किसी भी साइड इफेक्ट पर नजर रख सकता है और जरूरत पड़ने पर आपके इलाज में बदलाव कर सकता है। यह प्रोएक्टिव तरीका गंभीर जटिलताओं को रोक सकता है। यह भी जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर के निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें और बिना उनकी सलाह के अचानक कोई दवा लेना बंद न करें। अचानक बदलाव से बुरे नतीजे हो सकते हैं। लंबे समय तक दवा लेने से जुड़े संभावित जोखिमों को समझकर हम टाइप सी रिएक्शंस की संभावना को कम कर सकते हैं और लंबे समय तक अपनी सेहत को बनाए रख सकते हैं। जागरूकता और प्रोएक्टिव मैनेजमेंट जरूरी है। चलिए अब एक और कॉम्प्लेक्स कैटेगरी की बात करते हैं, टाइप डी रिएक्शंस, जिसको डिलेड रिएक्शंस भी कहते हैं। इन रिएक्शंस की खास बात यह है कि ये डिलेड ऑनसेट होते हैं, मतलब ये वीक्स, मंथ्स या ईयर्स बाद भी दिखाई दे सकते हैं। दवाई लेने के बाद जमीन में बीज बोने के बारे में सोचो। कई दिनों, हफ्तों या महीनों तक आपको कोई ग्रोथ नजर नहीं आएगी, लेकिन जमीन के नीचे बीज धीरे धीरे अंकुरित हो रहा होता है और आखिरकार एक स्प्राउट बाहर निकलता है। ठीक इसी तरह टाइप डी रिएक्शंस आपके शरीर में साइलेंटली डेवलप हो सकते हैं दवाई बंद करने के बहुत समय बाद। टाइप डी रिएक्शन का एक कॉमन एग्जाम्पल है कीमोथेरेपी के बाद सेकेंडरी कैंसर्स का होना। एक और एग्जाम्पल है थैलिडोमाइड के टेराटोजेनिक इफेक्ट्स। ये एक दवाई थी जो 1950s में गर्भवती महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस के लिए दी जाती थी। टाइप डी रिएक्शंस लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग और फॉलो अप केयर की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं, खासकर उन दवाइयों के बाद जिनके डिलेड इफेक्ट्स होते हैं। आपका डॉक्टर आपके इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर्स का पता लगाने में और सही स्क्रीनिंग मेजर्स रेकमेंड करने में मदद कर सकता है। दवाइयों के पॉसिबल डिलेड इफेक्ट्स के बारे में इंफॉर्म्ड रहकर आप अपनी हेल्थ के बारे में सही डिसीजंस ले सकते हैं और जरूरत पड़ने पर टाइमली मेडिकल अटेंशन ले सकते हैं। चलिए अब टाइप ई रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, जिन्हें विथड्रॉल रिएक्शंस या एंड ऑफ यूज रिएक्शंस भी कहते हैं। ये दवाइयों के इस्तेमाल का एक अहम पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये रिएक्शंस तब होते हैं जब कोई दवाई अचानक बंद कर दी जाती है या उसकी खुराक बहुत जल्दी कम कर दी जाती है, जिससे शरीर में एक रिबाउंड इफेक्ट होता है। ये उन मरीजों के लिए खास तौर पर मुश्किल हो सकता है जो लंबे समय से दवाइयां ले रहे हैं
जरा एक रबर बैंड को खींचने के बारे में सोचिए। जब आप उसे छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी असली शेप में आ जाता है। ऐसा ही कुछ आपके शरीर के साथ होता है जब आप अचानक कोई दवाई लेना बंद कर देते हैं। इसी तरह जब आप अचानक कुछ दवाइयां लेना बंद कर देते हैं तो आपका शरीर, जो दवाई की मौजूदगी का आदी हो गया है, वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में आने की कोशिश में एक रिबाउंड इफेक्ट का अनुभव कर सकता है। ये अलग अलग दवाइयों के हिसाब से कई तरह के लक्षण पैदा कर सकता है। टाइप ई रिएक्शन का एक सबसे आम उदाहरण है बेंजोडाइजेपीन्स, जो चिंता और अनिद्रा के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं का एक समूह है, को अचानक बंद करने के बाद दौरे पड़ना। यह बहुत खतरनाक हो सकता है और तुरंत डॉक्टर की जरूरत होती है। एक और उदाहरण है क्लोनिडीन बंद करने के बाद हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। ये उन मरीजों के लिए खास तौर पर चिंता का विषय हो सकता है जिन्हें पहले से ही दिल की बीमारी है। यहां जरूरी बात यह है कि कुछ दवाइयों को अचानक बंद करना जोखिम भरा हो सकता है और अपने डॉक्टर की सलाह से दवाई को धीरे धीरे कम करना बहुत जरूरी है। इससे गंभीर विथड्रॉल लक्षणों के खतरे को कम करने में मदद मिलती है। दवाई की मात्रा को धीरे धीरे कम करने से आपके शरीर को दवाई के घटते स्तर के साथ एडजस्ट करने का समय मिलता है, जिससे विथड्रॉल लक्षणों का खतरा कम होता है। इस प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन यह आपकी सुरक्षा और सेहत के लिए जरूरी है। कोई भी दवाई बंद करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें, खासकर अगर आप उसे लंबे समय से या ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं। आपका डॉक्टर आपको अपनी दवाई सुरक्षित रूप से कम करने के लिए एक प्लान बनाकर दे सकता है। वो जरूरत पड़ने पर आपको खुराक को सुरक्षित और धीरे धीरे कम करने या किसी दूसरे इलाज के विकल्प पर स्विच करने में मदद कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आप अपनी सेहत को बनाए रखें और संभावित जटिलताओं से बचें। आखिर में चलिए टाइप एफ रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, जो दवाई के अपने असर दिखाने में नाकामयाब होने को दर्शाता है। वैसे तो ये आम रिएक्शन जैसा नहीं है, फिर भी ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इसका मतलब है कि दवाई अपने हिसाब से काम नहीं कर रही है। सोचो, आप अपने घर का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाबी घूमती रहती है और दरवाजा खुलता नहीं। बहुत निराशाजनक है ना? इसी तरह टाइप एफ रिएक्शन तब होता है जब कोई दवाई अपना काम नहीं करती और आपकी बीमारी ठीक नहीं होती। टाइप एफ रिएक्शन का सबसे बड़ा उदाहरण है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक दवाइयों का ज्यादा और गलत इस्तेमाल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है, जिससे इन्फेक्शन का इलाज मुश्किल होता जाता है। दूसरा उदाहरण है एंजाइम इंड्यूसर की वजह से गर्भ निरोधक गोलियों का फेल होना। टाइप एफ रिएक्शन दवाइयों के सही इस्तेमाल, डॉक्टर के बताए अनुसार इलाज और अपने डॉक्टर से खुलकर बात करने के महत्व को दर्शाता है। अगर आपको दवाई से फायदा नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर से बात जरूर करें। वो इलाज के फेल होने की वजह जानेंगे और आपका इलाज बदलेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। दवाओं के दुष्प्रभावों को समझना डॉक्टरों और मरीजों दोनों के लिए बहुत जरूरी है। एडीआरस के प्रकार और कारण को पहचानने से उन्हें रोकने, उनका इलाज करने और मरीजों की सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिल सकती है। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे। स्वस्थ रहे और जानकारी रखें।